हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ सुबह 9 बजे हम आपको विजन एस मैगजीन की क्लासेस कराते हैं और इसी क्रम में मैं आपको अगस्त मंथ की मैगजीन करा रहा हूं, जिसमें मैं आपको इन्वायरमेंट सेक्शंस की न्यूज एंड शॉर्ट्स को कंप्लीट करा दिया हूं। इसी समय आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ सेक्शंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, यहाँ से शुरू करते हैं। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, इसको एनटीसीए ने यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने क्या किया है, इसकी स्थापना को अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक, अब ये क्या होगा, अभी जब एनटीसीए ने इसको मंजूरी प्रदान कर दी है तो फिर क्या करेगी राज्य सरकार, इसको राज्य सरकार जो है उसको अधिसूचित करेगी। राज्य सरकार अधिसूचित करती है, ये मंजूरी देती है और राज्य सरकार अधिसूचित करती है। इसके बाद क्या होगा, ये भारत का 54वां और राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होता है कि टाइगर रिजर्व को जो होता है वो क्या करती है, राज्य सरकार अधिसूचित करती है। किसकी सलाह पर? एनटीसीए की सलाह पर। ठीक है, जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है। ठीक है, किस अधिनियम के तहत होता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38, मतलब ये ध्यान रखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको क्या करते हैं, अधिसूचित करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये देख लिया कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व किसने अधिसूचित किया? एनटीसी ने किया। कहाँ किया? राजस्थान में किया। भारत का कौन सा होगा? 54वां होगा। 5वां राजस्थान का होगा। राजस्थान में अन्य और भी हैं टाइगर रिजर्व जो इंपॉर्टेंट है प्री के परस्पेक्टिव से। रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है और रामगढ़ विषधारी है। ठीक है, अब जब एनटीसीए ने इसको अधिसूचित कर दिया, मंजूरी दे दी, तो राज्य सरकार इसको अधिसूचित करेगी। किस अधिनियम के तहत? 1972 की धारा 38V के तहत एनटीसीए की सलाह पर इसको अधिसूचित किया गया। ठीक है, अब ये होता है कि जो टाइगर रिजर्व होते हैं वो बाघ संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बाघ संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इसके बाद क्या है, ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके दो भाग होते हैं, टाइगर रिजर्व के दो भाग होते हैं। एक होता है कोर और क्रिटिकल और एक होता है बफर जोन। ठीक है, बफर जोन। तो कोर और क्रिटिकल जो पर्यावरण होता है वो क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य का दर्जा होता है, उससे नेशनल पार्क या अभ्यारण्य का दर्जा होता है। और ये बफर जोन होता है, परिधीय क्षेत्र जो होता है, वहाँ पे यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण क्या होता है, एकदम निम्न स्तर का होता है। ठीक है, तो मतलब इसमें ध्यान देना है कि दो क्षेत्र होते हैं। अब होता है कि बाघ संरक्षण के लिए अन्य सारे भी प्रोजेक्ट्स किए गए। ध्यान देना है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये प्रोजेक्ट टाइगर और अन्य चीज़ों के तहत नहीं किया गया है। इसमें किस अधिनियम के तहत किया गया है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। तो इसको ध्यान देना है। ठीक है, प्री के लिए। अब एनटीसीए के किसने मंजूरी दी थी? एनटीसीए ने। तो एनटीसीए के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत क्या है? एक सांविधिक निकाय है। यही सबसे महत्वपूर्ण है प्री के हिसाब से। यहाँ पर लिख लीजिए इसको कि अब यूपीएससी क्या करता है, सीधे सीधे दे देगा। कोई भी अथॉरिटी होती है, कोई भी जो संगठन होता है या फिर कोई भी प्राधिकरण होता है, उसके लिए क्या करेगा, एक जो निकाय होते हैं उसके लिए दे देगा। अब लिख देगा गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। तो ये भी सही है, गैर संवैधानिक यानी सांविधिक है, ये सांविधिक है। ठीक, सांविधिक निकाय है, ये ध्यान देना है। कौन? एनटीसीए। एनटीसीए क्या है? सांविधिक निकाय। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसमें। ठीक है, इसमें 2006 में संशोधन हो चुका है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। कौन सा मंत्रालय है? पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक, अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? एनटीसीए के। उसके प्रभारी जो मंत्री होते हैं, जो पर्यावरण मंत्री होते हैं, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री होते हैं, वही होते हैं। कार्य क्या करता है ये एनटीसीए? क्या करता है, जो बाघों की गणना होती है ना राष्ट्रीय स्तर पे, वो बाघों की गणना भी कौन करता है? एनटीसीए करता है। ठीक, टाइगर रिजर्व के संचालन की वार्षिक योजना को तैयार करता है, पर्यटन गतिविधियों के लिए मानक तय करता है, और जो जल, जंगल, जमीन और मानव के बीच में जो संघर्ष होता है, जंगली जानवरों के बीच में, मनुष्यों और जंगली जानवरों के बीच में क्या है, संघर्ष को रोकने के लिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो अब एक इंपॉर्टेंट बात प्री के लिए और भी है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। किसके लिए? बाघ संरक्षण के लिए। बाघ संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। अब ये बात है, प्रोजेक्ट टाइगर किस मंत्रालय की योजना थी? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की। क्या थी ये? सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, यानी केंद्र प्रायोजित योजना थी। अब ये देखा जाता है कि टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन के लिए कौन है? राज्य सरकार। ठीक, राज्य सरकार WPA के तहत क्या करती है? ठीक, बाघ संरक्षण योजना और बाघ संरक्षण फाउंडेशन तैयार करती है। ठीक, अब एक बात ध्यान देना है कि WPA क्या होता है? WPA क्या होता है?
तो WPA जो होता है वही क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कौन है, 1972 वाली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। अब ट्रैफिक क्या करता है, भारत के अवैध शिकार रोधी प्रयासों की क्या करता है, उसके सुधार के लिए सहायता करता है ट्रैफिक जो है, ठीक है। ट्रैफिक फाउंडेशन ये क्या करता है, भारत के अवैध शिकार रोधी प्रयासों में सुधार के लिए सहायता करता है, ठीक। अब प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, इसमें क्या है, एम स्ट्रिप्स ये यूपीएससी में प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एम स्ट्रिप्स आप उठा के पीवाई को देखिए। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी प्री का एम स्ट्रिप्स क्या है, यह बाघों की निगरानी के लिए एंड्रॉइड ऐप है, यूपीएससी प्री में सवाल पूछा हुआ है, पीवाई क्यू आप इसको देखिएगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है क्या, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंसेंटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ठीक। बाघ संरक्षण के लिए क्या है, ई बर्ड टेक्नोलॉजी परियोजना, यह क्या है, निगरानी और चौकसी उपकरण में भारत के मानव रहित विमान का उपयोग करते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन जेनेटिक्स में क्या है, इस तकनीक का उपयोग क्या करते हैं, कम बाघ घनत्व वाले क्षेत्रों में बाघ की मौजूदगी का पता लगाने के लिए करते हैं, ठीक। अब इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने क्या किया है, कुंभलगढ़ वन जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण के प्रस्ताव को क्या किया, सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यह अभ्यारण्य क्या है, जो है ये आपका जो है अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना है कि इसमें एनटीसीए के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी किसने दी है, केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। किस अभ्यारण्य को, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को, किसमें, टाइगर रिजर्व को घोषित करने में, ठीक है। तो ये आपको चीज़ों इसमें ध्यान देना था। प्री के लिए क्या चीज़ थी, क्या प्री के लिए देखिए यहाँ पे प्री के सवाल ये बना हुआ था, एम स्ट्रिप्स, ठीक है। इसी तरह से प्रोजेक्ट टाइगर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके साथ साथ क्या, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनटीसीए पे सवाल पूछा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको ध्यान देना है। एनटीसीए एक सांविधिक निकाय है। अब आते हैं IUCN का एकीकृत बाघ पर्यावास संरक्षण कार्यक्रम, IUCN इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटाट कंजर्वेशन प्रोग्राम फॉर अ टाइगर प्रोग्राम, ठीक है। ITCH ने क्या किया है, कार्यक्रम के लिए चौथे चरण के लिए कॉल फॉर कॉन्सेप्ट नोट्स को लॉन्च किया है, कॉल फॉर कॉन्सेप्ट नोट्स। इसमें चरण 4 में क्या है, कार्यक्रम का विस्तार करते इसमें क्या है कि अन्य पैंथेराइन प्रजातियों विशेष रूप से तेंदुआ और क्लाउडेड लेपर्ड को शामिल किया गया है, ठीक है। ITHCP को 2014 में लॉन्च किया गया था। ये क्या है, ये जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय द्वारा क्या है, एक रणनीतिक वित्त पोषक तंत्र है, ठीक है। यह क्या करता है, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम्स में योगदान दे रहा है, ठीक। इसको क्या कि इस रिकवरी प्रोग्राम को 2022 तक प्राकृतिक प्रयास में पाए जाने वाले बाघों की संख्या को दोगुनी करने के प्रयास में वैश्विक प्रयास के तहत इसको शुरू किया गया था। भारत के पक्षियों की स्थिति की रिपोर्ट क्या है, स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड 2023 की रिपोर्ट क्या करती है। यह भारतीय वन्य जीव संस्थान और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया, भारत के पक्षियों की स्थिति 2023 की शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट क्या करती है, भारत की प्रमुख प्रजातियों के वितरण क्षेत्र, उनकी आबादी के रुझान, उनके संरक्षण की स्थिति पर क्या करती है, ये एक आवधिक मूल्यांकन जारी करती है, ठीक। किसने जारी की है, वन्य जीव संस्थान और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने। किस टॉपिक पे, भारत के पक्षियों की स्थिति के शीर्षक से। इसके रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या है, व्यावसायिक मोनोकल्चर बागवानी, शहरीकरण, अब आधारभूत संरचनाओं का विकास, जलवायु परिवर्तन कारण क्या है, प्रजातियों की संख्या क्या कम हो गई है पक्षियों की, ठीक। लंबी दूरी के प्रवासी पक्षियों में 50% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है, ये भी ध्यान देना है। और आर्कटिक में प्रजनन करने वाले जो तटीय पक्षी हैं, शोर बर्ड से विशेष रूप से क्या है, ये प्रभावित हुए, इनकी संख्या में लगभग 80% तक की गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय मोर, रॉक पिजन, एशियाई कोयल और सामान्य कोयल जैसी कई पक्षी प्रजातियों की संख्या में क्या है, वृद्धि दिखाई दे रही है। अब भारतीय वन्य जीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या है, ये इसका उत्तराखंड में क्या है, हेडक्वार्टर है। और इसकी उत्पत्ति क्या है, ये एक ध्यान देना इसमें कि जो पर्यावरण जल और वन मंत्री हैं, ये क्या करते हैं, ये इसमें इसी के तहत इसके प्रभारी ये अध्यक्ष होते हैं, जो मंत्री होते हैं। और ये स्वायत्त प्राकृतिक संसाधन सेवा संस्थान के रूप में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। यह जैव विविधता इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में वन्य जीव अनुसंधान का कार्य करता है। प्रमुख पक्षी और इसके जो पर्यावास क्षेत्र कौन से हैं, एंडेंजर्ड, इंडियन स्कीमर, चंबल, गंगा, ये महानदी, यमुना के सिंधु नदी के पास में पाए जाते हैं इंडियन स्कीमर, ब्लैक बेली
टर्न, ये क्या है, चंबल महानदी, गंगा, सोन, गोदावरी, यमुना की नदी के आसपास क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में कौन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। बंगाल फ्लोरिकन, ये हिमालय की तराई, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत की घास भूमि में पाए जाते हैं। बेयस पोचार्ड कौन है, असम और मणिपुर की आर्द्र भूमियों में ये पाए जाते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 में की गई थी, और ये क्या है, इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन देश के वन्य जीवों की विविधता का पता लगाने के लिए इसको स्थापित किया गया था। ठीक, अनन्य संरक्षण पहल क्या है, आईसीआई पर रिपोर्ट, ये ध्यान देना इसको कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ठीक, और कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने क्या किया है, अनन्य संरक्षण पहल पर आईसीआई पर रिपोर्ट जारी की है। ठीक, इंडिजिनियस पीपुल के पास क्या है, स्थलीय संरक्षित क्षेत्र का 40% और पारिस्थितिक रूप से अक्षुण्ण भू क्षेत्र का 37% हिस्सा क्या यहाँ पे मौजूद है। ठीक, अब देशज लोगों द्वारा क्या है, भूमि प्रबंधन करने पर निवर्णीकरण को कम करने में सरकार के प्रयासों के समान या उससे भी अधिक सफलता मिली है। ठीक, जलवायु परिवर्तन समन अनुकूलन वित्त पोषण का 1% से भी कम हिस्सा क्या है, देशज व स्थानीय समुदायों को प्राप्त होता है। ठीक, इसमें ध्यान देना है कि 2021 में आयोजित यूएनएफसीसी के COP26 में आईपीएलसी के लिए 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण का क्या किया गया था, संकल्प लिया गया था। इसका 7% ही सीधे आईपीएलसी के पास पहुंचा हुआ है। आईसीआई के बारे में देखा जाए तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि 2020 में ग्लोबल इकोनॉमिक फंड ने इसको क्या किया था, इसको समर्थन किया था। ठीक है, जीईएफ ने। इसका उद्देश्य क्या है, उच्च जैव विविधता वाले भूप्रदेश, समुद्री प्रदेश, प्रादेशिक क्षेत्रों और गैर प्रतिस्थापन योग्य पारिस्थितिक क्षेत्रों का आईपीएलसी द्वारा प्रबंधन सुनिश्चित करने और बढ़ाने के लिए इसका समर्थन करना है। इसके घटक क्या हैं, वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय लाभ पहुंचाने के लिए स्थानीय कार्रवाई, वैश्विक आईपीएलसी का क्षमता निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नीति में आईपीएलसी का नेतृत्व तथा कार्रवाई के लिए समावेशी संरक्षण ज्ञान। ठीक, समावेशी संरक्षण के लिए कौन सी अन्य पहलें की गई हैं, तो ये ध्यान देना है, जीईएफ द्वारा प्रस्तावित वैश्विक विविधता फ्रेमवर्क इसको स्थापित किया गया है। ठीक, भारत की पहले क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत सामुदायिक रिजर्व की स्थापना की गई है और पवित्र उपवन की भी मान्यता प्रदान की गई है। सामुदायिक रिजर्व और पवित्र उपवन, इस केवर्ड ग्रेव को। ठीक है, तो ध्यान देना है कि इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002, इसको याद रखना है, किस वर्ष है, 2002 पे। यूपीएससी यूपीपीसीएस का सवाल है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पे PYQ लिख देता हूँ, यूपीएससी और यूपीपीसीएस। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत क्या है, वनवासियों को वन अधिकारों की मान्यता दी गई है। यूपीए की सरकार में ये आया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, जिसमें क्या है कि वनवासियों को वन के अधिकारों की मान्यता दी गई है, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत। ठीक, कंजर्वेशन इंटरनेशनल क्या है, अमेरिका के वर्जीनिया में एक गैर लाभकारी संगठन है। यह क्या करता है, प्रकृति की रक्षा के लिए कार्य करता है। इसने जैव विविधता हॉटस्पॉट का दर्जा प्रदान करने के लिए कुछ कठोर मानक भी निर्धारित किए हुए हैं। ठीक, अब है थारोसारस इंडिकस, ये क्या है, लंबी गर्दन वाला शाकाहारी। ठीक, डायोक्रेसारिड डायनासोर है। यह भारत के वैज्ञानिकों ने राजस्थान के, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, हाँ, राजस्थान के जैसलमेर में इसके जीवाश्म को खोजे हैं। ठीक है, ये क्या है, लंबी गर्दन वाला शाकाहारी, ठीक, डायोक्रेसारिड डायनासोर है। ये राजस्थान के जैसलमेर में इसके जीवाश्म खोजे गए हैं। ठीक है, इसमें ध्यान देना है, 167 मिलियन वर्ष ये पुराना जीवाश्म है। ये डायनासोर की नई प्रजाति से संबंधित है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है, इसका नाम राजस्थान के थार डेजर्ट के नाम पर रखा गया है। राजस्थान के जैसलमेर में इसको प्राप्ति हुई है। दूसरा चीज़ आता है एक मिथाइलो 2V माइक्रोबियम ब्यूटेरेंस, यानी 5GB1C, इसको मतलब शॉर्ट फॉर्म में 5GB1C बोलते हैं। ये क्या है, एक मिथेनोट्रॉफ जीवाणु स्ट्रेन है। मिथेनोट्रॉफ मतलब मीथेन भक्षी सूक्ष्म जीव। मिथेनोट्रॉफ क्या होता है, मतलब मीथेन को इसको जो कंज्यूम करने वाला जो सूक्ष्म जीव है उसको मिथेनोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक, यह लैंडफिल साइट जो होती हैं, धान के खेत होते हैं, तेल गैस के कुओं और जैसे प्रमुख जो उत्सर्जन स्थान है जहाँ से मीथेन निकलता है, वहाँ से इसको हटाने में सक्षम है। जो मीथेन का उत्सर्जन कहाँ से होता है, वो चीज़ को ध्यान लीजिए। तो मीथेन का उत्सर्जन जो है लैंडफिल साइट से होता है, धान के खेतों से भी होता है, तेल गैस के कुओं से भी होता है। ठीक है, इस बैक्टीरिया का बड़े पैमाने पर उपयोग करके क्या कर सकते हैं हम, 240 मिलियन तक जो मीथेन है वायुमंडल में उत्सर्जित होने से इसको हम रोक सकते हैं। ठीक, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, मीथेन का उपभोग करने के बाद क्या करते हैं, बायोमास का उत्पादन करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोमास का जो जलीय कृषि में खाद के रूप में इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो याद देना है कि इसके बाद क्या है कि
मतलब अपनी संरचना कारण क्या है कि जो अगर संरचना जो स्ट्रक्चर जो होती है मीथेन की, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में प्रति अणु अधिक ऊष्मा वहाँ पे अवशोषित करती है। इसी वजह से क्या होता है कि जो अगले 20 वर्षों में मीथेन उत्सर्जन कारण क्या है, वैश्विक तापमान वृद्धि का CO2 की तुलना में लगभग 80 गुना अधिक होगा। इसके कारण क्या है, यह ग्लोबल वार्मिंग के 30% के लिए जिम्मेदार हो जाएगी। तो इसलिए जो ये जो सूक्ष्मजीव है, माइक्रोबैक्टीरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूज में। इसको बोलते हैं 5GV1c, ठीक है, स्मॉल में इसको 5GV1c बोलेंगे, ठीक है। अब आता है जलीय कुएं और स्थलीय कछुए, ठीक। टर्टल और टॉर्टाइज दोनों के बीच में डिफरेंस, मैं आपको इसको एक शॉर्ट्स वीडियो मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा। टर्टल के बीच में, टर्टल और टॉर्टाइजेस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। अब इसको मैं शॉर्ट्स वीडियो इसलिए बना के अपलोड करूंगा, आप उसको देखिएगा, चैनल पे सर्च करिएगा शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड, क्योंकि उसमें बहुत सारे फिगर से मैं उसको आपको बता दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस प्रकार से ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व यूपीपीसीएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ यूपी की चीज़ आएगा यूपीपीसीएस को आप नोट कर लीजिए वहाँ पे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्या है, और टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, और टर्टल सर्वाइवल अलायंस एनजीओ ने, जो एक एनजीओ है टर्टल सर्वाइवल अलायंस, इसने क्या किया, जलीय कछुओं और स्थलीय कछुओं के संरक्षण के लिए क्या है, परस्पर सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना है, जो जलीय कछुए यानी टर्टल जो होते हैं वो जल में रहते हैं, टॉर्टाइजेस होते हैं वो स्थलीय कछुए भी होते हैं, ठीक है। तो दोनों क्या है, रेप्टाइल्स हैं। ध्यान देना है, दोनों की जो क्लास है वो क्या है, रेप्टाइल्स है, ठीक। जो जलीय कछुए होते हैं वो क्या है कि लगभग कुछ समय, पूरे समय तक जो है जल में रहते हैं। ये सर्वाहारी है, मतलब सब चीज़ें खाते हैं। अब इनके क्या है, जो सेल होते हैं वो पतले होते हैं और वाटर डायनेमिक होते हैं, ठीक। अब जो पैर होते हैं ना, वो मछली के पंख के समान, मतलब झिल्लीदार होते हैं। मैं आपको इमेज वही बता रहा हूँ कि इमेज के तरीके से बताऊंगा, वो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, मतलब वो शॉर्ट्स देखिएगा, मैं आज ही डाल देना हूँ, आज ही कोशिश करूँगा आज शॉर्ट बना के डाल दूँ उसको, देखिएगा उससे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें डिफरेंस होती हैं। वो बहुत जरूरी होता है। यूपीपीसीएस में एक बार, यूपीएससी में एक बार सवाल इस पर बन चुका है, तब मैं ये बता रहा हूँ कि इसको मैं शॉर्ट बना के डाल दूँगा, ठीक है। अब ये टॉर्टाइज क्या होते हैं, स्थलीय जीव होते हैं, मरुस्थल से लेकर आज आर्द्र उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं, शाकाहारी होते हैं, सेल गोल और गुंबददार होती हैं, अगले पैर क्लब जैसे, पिछले पैर क्या होते हैं, हाथी के समान जैसे होते हैं। मैं आपको जो है शॉर्ट्स में इमेज के माध्यम से सारी चीज़ें बता दूंगा, वीडियोज़ के माध्यम से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फुजीवारा इफेक्ट। फुजीवारा इफेक्ट क्या है, जो अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस है उसके अनुसार क्या है कि जब एक ही दिशा में घूर्णन कर रहे, क्या है कि एक ही दिशा में, जैसे मान लीजिए ये घूर्णन कर रहे हैं एक ही दिशा में, ठीक है। जब जो हैरिकेन या चक्रवात क्या होते हैं, करीब आते जाते हैं, तो अपनी जो क्या करते हैं, जो कॉमन एरिया है उससे, उसी के चारों ओर क्या है, साझा केंद्र के तरफ चारों तरफ तेजी से त्रिप करके घूमना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, इसी के जो क्रिया होती है दो चक्रवातों के बीच में, इसी को फुजियारा प्रभाव कहते हैं, ठीक। यदि क्या है कि दो चक्रवात तीव्र हैं और एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, तो ये क्या होता है, अति विशाल चक्रवात का निर्माण होगा। जैसे मान लीजिए एक चक्रवात है, ये घूम रहा है, ठीक, ये इसका केंद्र बिंदु है, और ये चक्रवात एक और है, दोनों एक दूसरे से आकर मिलते गए और यहाँ पॉइंट पर दोनों मिले, तो ये बड़ी भयानक स्थिति यहाँ हो जाती है, ठीक। ये विनाशकारी होते हैं। तो चक्रवातों के विलय को क्या किया गया, पहली बार पश्चिमी प्रशांत महासागर में देखा गया था। पश्चिमी प्रशांत महासागर मतलब प्रशांत महासागर में देख लीजिए, ये अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, और ये जो है ये चाइना, ये रसिया वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर, ठीक है, इसमें देखा गया था। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो है, ये इसमें 1964 में टाइफून मेरी और इसमें कैथी का विलय हुआ था। और जापान के जो पहचान फुजियारा प्रभाव किसने की थी, 1921 में क्या की गई थी, जापान के सुकोई फुजिवारा ने इसकी की थी। इसी के नाम पर फुजियारा प्रभाव इसको बोलते हैं। ये चक्रवात से संबंधित है, ध्यान देना है आपको प्री के लिए। तो न्यूज इन शॉर्ट्स आपका एनवायरमेंट सेक्शन का कंप्लीट हो गया। कल से हम आर्टिकल शुरू करेंगे। और वीडियोज़ कैसे लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा। और रोज़ क्लासेस होती हैं, आपको पता ही है। मैंने जून जुलाई अगस्त मंथ के मतलब मैगजीन को कराने वाला हूँ। अगस्त मंथ की मैगजीन मंथ के एंड तक खत्म हो जाएगी। और ये मैगजीन्स डेली 20 मिनट चलती हैं। आप डेली ज्वाइन करके अपने मैगजीन्स को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।